प्रतापगडीजी यांना विनंती करतो. उद्या नामदार अशोकरावजी चव्हाण साहेबांचा वाढदिवस असल्यामुळं आजच आम्ही शिवसेनेच्या वतीनं चव्हाण साहेबाला या ठिकाणी पुष्पहार टाकून या ठिकाणी स्वागत करत आहोत. माननीय नामदार चव्हाण साहेब. इम्रान प्रतापगडीजी यांचं जोरदार टाळीने स्वागत करावं. यांनी तुम्हाला आपल्या शेरो शायरीमधून संबोधित करणार आहेत, त्यामुळे जोरदार टाळीने त्याचं स्वागत झालं पाहिजे. इम्रान प्रतापगडीजी. हेलो. देगलूर की इस सरजमीन पर हजारों की तादाद में मेरी आंखों के सामने मौजूद मेरी माएं, बहनें, बुजुर्ग और नौजवान साथियों, नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है? नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है? परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है? और वो तो हम हैं जो बचाई है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? बेगलूर वालों, इस कोरोना में हमने एक ऐसे इंसान को खोया जिससे आप बहुत मोहब्बत करते थे. राव साहब, जिनसे आपने बहुत प्यार किया, जिन्हें आपने आमदार बनाया. राव साहेब अंतापुरकर साहब, मैंने उनकी ईमानदारी के किस्से दिल्ली में बैठ के सुने हैं, उत्तर प्रदेश में बैठ के सुने हैं. 2 बार एमएलए रहने के बाद भी जिस इंसान ने अपने पास घर जोड़ने के नाम पे सही से अपना घर तक न बनाया हो, उससे ज्यादा ईमानदारी की मिसाल क्या हो सकती है? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं. आदरणीय अशोकराव चौहान जी साहब बड़े भाई हैं हमारे, उनका आदेश था कि इमरान आना है, लोगों से मुखातिब होना है, बात करनी है. मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं. एक तरफ आपका एक एमएलए लोगों के बीच में कोरोना के दौरान उनका हाल चाल लेने के लिए, उनकी बीमारी जानने के लिए, उनके इलाज के सिलसिले में घूमता रहा और खुद कोरोना पीड़ित होकर के ईश्वर को प्यारा हो गया. और एक तरफ हम जिस उत्तर प्रदेश से आए हैं वहां गंगा जी में लाशें बह रही थीं और उत्तर प्रदेश की सरकार ऑक्सीजन मांगने पर मुकदमे कर रही थी. मेरे भाई, राव साहब से आप जो मोहब्बत करते थे उसका कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है. जितेश नौजवान साथी हैं, पढ़े लिखे हैं. आपका दिया गया एक एक वोट दरअसल इन्हें वोट नहीं होगा, बल्कि राव साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो आप 30 तारीख को देंगे. इसी कोरोना में हमने 2 और अहम लोगों को खोया है. यहां से देगलूर से मरहूम कैसर देशमुख साहब, उनके तमाम चाहने वाले यहां मौजूद हैं. मरहूम सैयद निसार भाई, इन दोनों लोगों को और हमने खोया है. हम इनके लिए भी दुआ करते हैं. मैं आपके बीच में तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर से आया हूं और यह कहने के लिए आया हूं कि यह लड़ाई सिर्फ एक एमएलए का इलेक्शन जीतने की नहीं है. दरअसल दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार स्थिर ना रहे, महाराष्ट्र की सरकार को रोज परेशान किया जाए. 2 गुजराती व्यापारी ये चाहते हैं कि उनके अलावा देश में कहीं कोई सर उठा के ना चले. लेकिन मैं महाराष्ट्र की मिट्टी को सलाम करता हूं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सरजमीन को सलाम करता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज की सरजमीन को सलाम करता हूं कि जिसने दिल्ली के उन दोनों गुजराती व्यापारियों को बताया कि तुम्हारी दादागिरी कहीं और चलती होगी, ये महाराष्ट्र है, यहां तुम्हारी दादागिरी नहीं चलने पाएगी. मैं आज आपके बीच में कहने आया हूं कि सिर्फ एक छोटा सा चुनाव है, ये कहने के लिए कि एमएलए का चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई कैबिनेट मंत्री यहां पर पहुंचा दिए. एजेंसियां घूम रही हैं. इस चुनाव को सिर्फ भाजपा नहीं लड़ रही है, जाने कितने बेनाम भाजपा के सहयोगी इस चुनाव को लड़ रहे हैं. इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है. मैं आज आपके बीच में यह कहने भी आया हूं कि दरअसल 30 तारीख को जब आप ईवीएम का बटन दबाएंगे तो सिर्फ एक वोट नहीं देंगे, बल्कि 2024 में दिल्ली से नरेंद्र मोदी की गद्दी को उठाने के लिए ताबूत में कील ठोकने का काम करेंगे. ये सोच करके आपको जाना है. और अगर आपने ये कर दिया, ये मैसेज दे दिया, जितेश को सदन में पहुंचा करके, विधानसभा में पहुंचा करके कि महाराष्ट्र पूरी तरह से तैयार है,
तानाशाही से लड़ने के लिए, तो उन तानाशाहों के हौसले पस्त हो जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मुझे अच्छा लगा, मैं अभी अशोक भाई को सुन रहा था कि यहां किसानों के लिए जब उनकी फसलें बर्बाद हुई तो सरकार ने उनके मुआवजे की कोशिश की। अशोक भाई लगातार लड़ रहे हैं, यहां सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई तो अशोक भाई उनके लिए लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जा रही हैं, उन्हें कुचल दिया जा रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर 400 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके। मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि इमरान साहब, किसान आंदोलन पर आप क्या कहते हैं? मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी ये तय कर ले कि 400 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है और कितने किसानों की जान लेने के बाद वो कृषि कानून को वापस लेंगे। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। नरेंद्र मोदी जी बता दें कि कितने और किसानों की शहादत के बाद उनके कलेजे को ठंडक मिलेगी, शायद किसान उतनी और शहादत दे दें। लेकिन उद्योगपतियों की ये सरकार मानने को तैयार नहीं। यहां तमाम दलित भाई बैठे हैं। मैं आज यहां इसलिए और आया कि मैंने अपनी आंखों से हाथरस की बिटिया की जलती हुई लाश देखी है। हाथरस की उस दलित बिटिया को जिसके साथ बलात्कार करके रात के 2 बजे उसकी लाश को जबरदस्ती पुलिस ने जलवा दिया। अगर उनके लिए कोई खड़ा हुआ तो सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खड़े हुए और हाथरस की बिटिया के पास जाकर के उसे इंसाफ दिलवा करके उसके लिए लड़ करके आए। मैं उन लम्हों में उनके साथ खड़ा था। मैं आपके बीच आज इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने देखा है लखनऊ से लखीमपुर की सड़कों पर प्रियंका गांधी जी को बारिश के बीच में भी किसानों के लिए लड़ते हुए। और उस दिन जब लखनऊ से लखीमपुर प्रियंका गांधी जी रात में जा रही थी, आप सारे लोग सोशल मीडिया पे देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि प्रियंका गांधी नहीं बल्कि इंदिरा गांधी चल रही हैं। लगातार आम आवाम के लिए लड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कर रही है और यहां महाविकास अघाड़ी की सरकार कर रही है। महाविकास अघाड़ी के जितने सहयोगी बैठे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। चंद्रकांत भाई का स्वागत करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया। अशोक जी ने आपसे अपना एक नाता जोड़ा है और आज मैं ये कहने आया हूं कि कल अशोक भाई का जन्मदिन है। आप लोगों को पता है या नहीं पता है? अशोक राव चौहान साहब का कल जन्मदिन है और जन्मदिन पर हमारे उत्तर प्रदेश में तो तोहफा देने की परंपरा है। आप भी देते ही होंगे, गिफ्ट देने की परंपरा है ना। तो अशोक भाई के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ये हो सकता है कि अपने जितेश को बहुत बड़े वोट से जितवा दीजिए, इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता। और मुझे पूरा यकीन है कि आप से जो रिश्ता अशोक राव चौहान साहब ने जोड़ा है। मैं परसों झारखंड में था, कल बिहार बाई इलेक्शन में था, आज मुझे रामपुर और बरेली रहना था क्योंकि प्रियंका गांधी जी की प्रतिज्ञा यात्राएं चल रही हैं। लेकिन मुझे अशोक भाई ने कहा कि इमरान भाई, मुझे देगलूर के लोगों ने कहा है कि इमरान को बुलवाइए। मैंने कहा अशोक भाई बहुत मुश्किल होगा, कैसे आ पाऊंगा, बहुत कार्यक्रम लगे हुए हैं। तब इन्होंने कहा कि इमरान भाई, देगलूर के लोगों से मेरे पिताजी के समय से उनका रिश्ता है, वो मेरे पिताजी के सहयोगियों में से हैं, मैं उनकी बात टाल नहीं सकता। मैंने कहा अगर आप अपने पिताजी के साथियों की बात नहीं टाल सकते तो आप भी मेरे बड़े भाई की तरह हैं। मैं आपकी बात नहीं टालूंगा, मैं आ रहा हूं, लोगों से मुलाकात करूंगा, लोगों के सामने अपना दामन फैलाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि यह बहुत मुश्किल वक्त है, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में सबको आगे आना पड़ेगा। डरने से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, ये जो नफरत वाली ताकतें हैं डरो मत इनसे, और नहीं डरोगे तो कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। अकलियत के बड़ी तादाद में यहां लोग बैठे हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, बहुत सारे सर मुझे ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जो यहां मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी कई तरह से इलेक्शन लड़ती है, कई तरह से साजिशें करती है। यहां भी एक साजिश के तौर पर एक गैस सिलेंडर छोड़ दिया गया है, लेकिन उस गैस सिलेंडर में गैस कौन भरवा रहा है आप सारे लोगों को पता होगा। पता है कि नहीं पता है? उस गैस सिलेंडर में गैस कौन भरवा रहा है आपको पता है ना? तो फिर उस गैस सिलेंडर की गैस भी निकालने का काम आप ही को करना है, क्योंकि ये वही भाजपा है। यहां बड़ी तादाद में माएं बहनें बैठी हैं। ये वही भाजपा है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर लगते थे तो लिखा जाता था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, और बदले में क्या मिला? 365 और 360 रुपए का गैस सिलेंडर आज 1000 रुपए के पास पहुंच गया है। पेट्रोल 60 रुपए वाला 100 रुपए के पार पहुंच गया है। और वो आदमी जो कहता था तिजोरी की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, वो आज कहां है?
कभी देखा है वो आज कहां है? कहां सोया है चौकीदार। चौकीदार का नाम आते ही आप इतना किलस जाते हैं, समझ में आता है कि आपका गुस्सा कितना बड़ा है उससे। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं चौकीदार को आप जान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। देश चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। पिछले दिनों पार्लियामेंट में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कांग्रेस ने 70 साल में क्या बनाया, बताइए क्या बनाया कांग्रेस ने। राहुल गांधी जी बगल में बैठे थे, उन्होंने पीछे मुड़ के कांग्रेस के लोगों से कहा मत बताना, वरना जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। पिछले 7.5-8 साल में आपने सुना मैंने चाय बेची, मैंने चाय बनाई। पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा व्यक्ति सामने ला दे जिसने उनकी बनाई हुई, उनकी बेची हुई चाय पी हो, तो शायद नहीं मिलेगा। आज तक मिला आपको कोई? नहीं मिला। आप अंदाजा लगाइए कि किस दर्जे का झूठ बोला जाता है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा। देश के तमाम हवाई अड्डे बेच दिए और वहां क्या बोर्ड लग गया? अडानी एयरपोर्ट। लेकिन मैं महाराष्ट्र को सलाम करता हूं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट का नाम हटा करके वहां बोर्ड लगाया गया अडानी एयरपोर्ट, तो महाराष्ट्र के लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने उस बोर्ड को हटा के फेंक दिया और कह दिया यहां पर किसी व्यापारी के नाम का बोर्ड नहीं लगेगा, जो महाराष्ट्र की अस्मिता से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं के नाम का बोर्ड लगेगा। मैं महाराष्ट्र के इस तेवर को सलाम करता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। किसानों को शहीद करने वाली सरकार, लगातार महंगाई बढ़ाने वाली सरकार। मेरी माँ, आपको याद होगा कि जब आप गृहस्थी में जाकर के, रसोई में जाकर के गैस का सिलेंडर ऑन करती हैं तो आपको लगता है ना कि जो 300-350 का सिलेंडर था वो आज 1000 रुपए के पार पहुंच गया। जब आप कढ़ाई में सब्जी डालने के लिए, सब्जी बनाने के लिए तेल डालती हैं तो आपने देखा है ना कि जो कांग्रेस के समय में जिस रसोई तेल की कीमत 60 रुपए 70 रुपए लीटर थी, आज वो 200 रुपए लीटर पार हो चुका है। ऐसे में जब आप कढ़ाई में तेल डालती हैं तो आपके तेल के साथ साथ आपके आंसू भी बहते हैं, क्योंकि सरकार ने आपकी कमर तोड़ करके रख दी, महिलाओं की कमर तोड़ करके रख दी। यहां बड़ी तादाद में महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी लगातार महिलाओं के लिए लड़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। ऐसे में महाराष्ट्र से जो एक संदेशा जाएगा उसका पूरे देश में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। अशोक चौहान साहब बैठे हैं। अशोक चौहान साहब जिस तरह से लगातार मेहनत कर रहे हैं, सच में जितेश आप खुशनसीब हैं कि आपका चुनाव आप नहीं लड़ रहे बल्कि अशोक चौहान साहब लड़ रहे हैं। इससे आपके चुनाव को जो मजबूती मिली है उसके लिए मैं अशोक भाई की मेहनत को और उनकी हिम्मत को सलाम करता हूं कि उन्होंने राव साहब से जो रिश्ता जोड़ा था उसे उनके बेटे के साथ भी निभा रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि वालिद के छोड़े गए कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें उनका बेटा पूरा करता है।
आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, आपको उस जिम्मेदारी को निभाना है। आपके पिताजी ने देगलूर के लिए जो सपने देखे हैं, देगलूर की आवाम के लिए, देगलूर के लोगों के लिए, उनके मन में जो ख्वाब थे, जब आप इस चुनाव को जीत जाइएगा, उसके बाद जो सपना उन्होंने देखा था उसको पूरा करने के लिए आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास अशोक चौहान साहब की सरपरस्ती है, उनका साथ है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में आप देगलूर के लिए एक नई इबारत लिखेंगे। जिन जिन कामों को आपके पिताजी पूरा करना चाहते थे, लेकिन प्रकृति ने उन्हें बहुत लंबी उम्र नहीं दी, बल्कि वो अपनी सांसें कुर्बान कर गए इन लोगों के लिए, लड़ते हुए इन लोगों के लिए सांसें तलाशते हुए, उस काम को आप पूरा करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपके बीच यहाँ आया हूँ, बहुत सारा भाषण आपने सुना है, मैं बहुत ज्यादा आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस आपसे इतना कहूंगा कि भाजपा कई तरह से चुनाव लड़ती है। एक वो सामने पर्दे के आगे चुनाव लड़ती है और एक पर्दे के पीछे भी चुनाव लड़ती है। कुछ ऐसे लोग छोड़ दिए जाते हैं जो आपके बीच में जाकर के आपको बरगलाते हैं। यहाँ अकलियत के जो साथी बैठे हैं, मैं उनसे ये कहने आया हूँ कि आप मुझे पहचानते हैं, आप मुझे मोहब्बत करते हैं, आपने मेरी नज़्में सुनी है, आपने मेरे आंसुओं के साथ अपने आंसू मिलाए हैं। जब मैंने नजीब के लिए नज़्म पढ़ी है तो आपने मुसल्लों पे बैठ के मेरे लिए दुआएं की हैं। जब मैं पहलू खान के मां के आंसू पहुंच रहा था तो आपने मेरे लिए दोनों हाथ उठा के दुआएं की हैं। जब मैं जुनैद के आंसू पहुंच रहा था तो आपने मेरे लिए दुआएं की हैं। मैं उन दुआओं की बुनियाद पर आपसे यह कहने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आपकी दुआओं की बदौलत इमरान प्रतापगढ़ी को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का पूरे देश का चीफ बना करके आपको यह संदेशा दिया है कि हम आपके साथ हैं, आपकी आवाज के साथ हैं। और मैं ये मानता हूं कि आपकी दुआओं के सदके में हुआ है। तो आज मैं आपसे ये कहने आया हूं कि इस मुल्क में लड़ाई बहुत बड़ी है, और जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजों पे समझौता कभी मत करिएगा। आपको बरगलाने के लिए लोग आएंगे, भड़काने के लिए लोग आएंगे, बांटना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे, पैसे का लालच देंगे, लेकिन मैं जानता हूं आप ईमान वाले लोग हैं, आपको कोई खरीद नहीं सकता है। एक तराजू पर ईमान रख दिया जाएगा और एक तराजू पर दुनिया की पूरी दौलत रख दी जाएगी, तब भी आप इधर से उधर होने वाले लोग नहीं हैं। आपका जो रिश्ता है अशोक चौहान से, आपका जो रिश्ता है कांग्रेस पार्टी से, आपका जो रिश्ता है महाविकास अघाड़ी से, उस रिश्ते को निभाइएगा। और जरा सा भी एक वोट अगर आप इधर उधर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे। इसलिए याद रखिएगा कि जितेश का जीतना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई की नजरें इस चुनाव पर नहीं है, बल्कि दिल्ली में बैठे हुए तानाशाहों की नजरें भी इस चुनाव पर डटी हुई हैं। वो चाहते हैं कि इस चुनाव को जीत करके वो एक संदेशा दें और महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी को और अस्थिर करने का काम करें। ऐसे में आपको यह संदेशा देना है कि हम महाराष्ट्र के लोग हैं, हम तुम्हारी एजेंसियों से, तुम्हारे केंद्रीय मंत्रियों से, तुम्हारे पैसे के जोर से डरेंगे नहीं, क्योंकि हमें डरना नहीं सिखाया गया है। किसी बड़े ने कहा है कि हक की राह में मरने वाले अपने कातिल से ज्यादा जीते हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि आपको डरना नहीं है। मत समझना डराने से डर जाएंगे। मेरी आंखों के सामने इतनी भीड़ है कि पीछे तक नजर नहीं आ रहा। जहां तक लोग खड़े हैं मैं सबको शामिल करता हूं। मेरे पास अगले 12-14 मिनट है। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे मुखातिब होकर के, रूबरू होकर के जाऊं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, महाराष्ट्र माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, मुंबई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो भी साथी यहां लगातार चुनाव में मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। अशोक चौहान साहब के लिए, कांग्रेस के लिए, महाविकास अघाड़ी के लिए, कैंडिडेट के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए नज्म पढ़ता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है दिल, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपकी तालियों का शोर पूरे देगलूर की फिजाओं में जाना चाहिए, तब लगेगा कि ये चुनाव हो रहा है। आपकी तालियों के शोर के साथ विपक्ष को ये बता दीजिए, भाजपा को ये बता दीजिए कि तुम्हारी दाल देगलूर में नहीं गलने वाली है। उन्हें संदेशा पहुंचाइए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता
क्यों मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। करोड़ों करोड़ रोजगार दे रहे थे, कहाँ है रोजगार? कहीं नहीं है। कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार किसी स्टेट से सबसे ज्यादा डरती है तो वो महाराष्ट्र का स्टेट है। जानते हो क्यों? क्योंकि एक तरफ अशोक भाई बैठे हैं, एक तरफ शिवसेना के साथी बैठे हैं, एक तरफ एनसीपी के साथी बैठे हैं, बाकी जो सहयोगी दल है एक तरफ बैठे हैं। इमरान खड़ा है माइक पर। भाजपा डरती है इस एकजुटता से, भाजपा डरती है इस कौमी एकजहती से, भाजपा डरती है मोहब्बत से। वो सिर्फ और सिर्फ नफरत करके इस देश पर शासन करना चाहती है। पिछले 3 दिन पहले जब मैच में मोहम्मद शमी को ट्रोल किया जाने लगा तो पूरे देश में राहुल गांधी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। आपको ये समझना पड़ेगा अकलियत के साथियों कि महाविकास आघाड़ी की सरकार जिस दिन से महाराष्ट्र में बनी है, नफरत वाली ताकतें कहीं सर नहीं उठा पा रही हैं। इसलिए भी जितेश का जीतना बहुत जरूरी है, एक संदेशा देना बहुत जरूरी है कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे पर, अगले मिसरे पर सुन के मुझे बताना सच्चा हो तो, कि पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। के अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, अब के सिर्फ मुंबई तक नहीं, नागपुर तक नहीं, बल्कि दिल्ली तक जाए आपकी तालियों का शोर। के अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। मोदी या शाह हो सब सुधर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। आपके बीच में लोग आएंगे, समझाएंगे कि आखिर कांग्रेस ने क्या दिया इस देश को। बहुत सारे एजेंट आएंगे भाजपा के भेजे हुए जो आपको अकलियत के लोगों को खासतौर से कहेंगे कांग्रेस ने क्या दिया इस देश को। तो पलट के उनसे कह देना कांग्रेस ने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, कांग्रेस ने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, कांग्रेस ने मौलाना आजाद को इस देश का शिक्षा मंत्री बनाया। उन्हें पलट के कह देना कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, कांग्रेस ने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बनाया था। वो कांग्रेस ही है जो इस तरह की बातें करने आए, उन्हें समझा देना। और भी अगर कोई कुछ कहे कि कांग्रेस ने क्या दिया तो उन्हें अंत में बता देना कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। आप भी शामिल हो। आज से ये इलेक्शन सिर्फ जितेश का नहीं है, आज से इलेक्शन सिर्फ अशोक चौहान का नहीं है, आज से इलेक्शन सिर्फ महाविकास आघाड़ी का नहीं है, आज से इलेक्शन एक एक आदमी का है, देवलूर की एक एक अवाम का है। यहां से जब उठिएगा, यहां से जब घर जाइएगा तो एक एक आदमी को 100-100 लोगों तक अगले 2-3 दिन में पहुंचना है। जितने रिश्तेदार हैं, जितने दोस्त यार हैं, सबको फोन करके कहिए कि यार इस बार तो बात वजूद की है, इसलिए भाजपा को हराना ही है। ये आपको करना पड़ेगा कि हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया। और अब तैयार है ना डीपी सावंत साहब, अमर राजूकर साहब, उन लोगों ने भी बड़ी मेहनत की है इस प्रोग्राम के लिए, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जितेश भाई और आगे आओ यार, आपको विधायक बनने से पहले एक बार गले लगा लूं, बाद में तो आप बनोगे। कि हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे
तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। उठाइए एक हाथ अपना और बताइए कि आप जितेश के साथ है, पीछे तक कोई भी हाथ नीचे नहीं रहेगा। एक एक हाथ उठाइए अपना, आप जितेश भाई के साथ हैं, आप अशोक चौहान साहब के साथ हैं। समय हो चुका है, आएंगे फिर से आपके बीच में जीत का जश्न मनाने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत सारा प्यार। धन्यवाद साहब। जितेश भाई जीत कर आने के बाद देगलूर की जनता और एक बार आपको सुनना चाहेगी।